भारत आगमन के अभिप्रेरण मतलब उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो वास्तव में आप देखोगे तो 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली बेनिस की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे। मैंने बताया था ना, उस समय इटली में बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। राज्य क्या थे? छोटे छोटे शहर जैसे थे। ठीक है, तो इटली क्या के राज्य हुआ करता था? बेनिस। तो बेनिस जो था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करता था। बेनिस की जब समृद्धि बढ़ी तो पुर्तगालियों ने सोचा से भाई साहब बेनिस की समृद्धि इतनी क्यों बढ़ रही है? तो पता चला ये तो व्यापार करते हैं। किनके साथ व्यापार करते हैं? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते हैं। और उनका व्यापार जो था काफी लाभप्रद स्थिति में था। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने भी सोचा कि हमें भी मतलब क्या करना चाहिए, पूर्वी देशों के साथ मतलब क्या करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग जो थे बंद हो गए। अब यहाँ पे अरब ने क्या किया था? तो अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली। तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क मार्ग जो था बंद हो गया था, क्योंकि किसका अधिकार हो गया? अरबों का अधिकार हो गया। अरबों जो थे इनको व्यापार करने के लिए मार्ग नहीं देते थे। तो पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। ठीक है, तो अब जो व्यापार जो होता था बर्बो व्यापार पे किसका अधिकार हो गया? अरबों का अधिकार हो गया। और जब पूर्वी देशों से जो सामान आती थी यूरोप तक जो पहुंचती थी, उसमें जो था मिडिल मैन की भूमिका हो गई। ठीक है, अब मिडिल मैन की भूमिका होने से क्या होती थी? वस्तुएं महंगी हो जाती थी। बेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पे एकाधिकार बना के रखा था। ठीक है, बेनिस का व्यापार कोई नया समय में नहीं हुआ, तो बहुत पहले समय से रेशम मार्ग वगैरह आप देखोगे तो बेनिस तक ही मतलब चीन से व्यापार होती थी। तो शुरू से ही मतलब बेनिस का क्या होता था? व्यापार होता था। अब परिणाम स्वरूप वहां पे क्या? बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। अब यहाँ पे देखेंगे एक राजकुमार हुआ, ठीक है, जिसको बोलते थे हेनरी द नेविगेटर। पूरा नाम क्या था? हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, इसने मतलब क्या किया? जो खोजी अभियान जो था इसको मतलब क्या किया? हेनरी द नेविगेटर ने क्या किया? बढ़ावा दिया। ठीक है, पुर्तगीज था। पुर्तगाल के नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। राजकुमार हेनरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1487 में क्या होता? कल के क्लास में मैंने बता ही दिया था। एक व्यक्ति था जिनका नाम था बार्थोलोमे डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक मतलब क्या हो गया? पहुंच गया। ठीक है, तो बार्थोलोम्यू डियाज की बात करेंगे तो एक पुर्तगाली नाविक था, ये उत्मासा अंतरिप, जिसको क्या बोलते हैं उसको? उत्मासा अंतरिप। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गुड होप। ठीक है, क्या बोला जाता है? आशा अंतरिप कहते हैं या फिर गुड होप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वहां पे ये 1487 में, ठीक है, यहाँ पे ये पहुंचा। बार्थोलोमियो डियाज, ध्यान में रखना है। और इस जगह को यहाँ पे तो दिया है केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। ठीक है, केप ऑफ गुड होप का नाम दिया, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तम अंतरिप। ठीक है, तो बार्थोलोमियो डियाज 1487 में पहुंचा था। ठीक है, और ये क्या था? एक पुर्तगीज था। वह 1488 में लिस्बन लौट आया। लिस्बन क्या था? लिस्बन जो थी पुर्तगाल की राजधानी थी। ठीक है, तो एक साल के बाद वो लिस्बन लौट आया और इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पे 1498 में बास्को डिगामा भारत पहुंचा। ठीक है, इसी रास्ते का प्रयोग करके 10 वर्ष के बाद मतलब क्या होता है? बास्को डिगामा जो था भारत पहुंचा। ठीक है, बास्को डिगामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है, के नेतृत्व में बार्थोलोमे डियाज के साथ 13 जहाज और 1200 लोगों का अधिक बड़ा बेड़ा भेजा गया। ठीक है, तो आप देखेंगे 1498 में बास्को डिगामा जब भारत पहुंचता है, अब बास्को डिगामा के लिस्बन में विजयी वापसी जब होता है, मतलब भारत की ढूंढते हुए, भारत से व्यापार करते हुए जब लिस्बन जब दोबारा वो पहुंचा, राजधानी पहुंचा, तो उसकी मतलब काफी स्वागत की जाती है। अब पुर्तगाल के सम्राट डेट टाइम की बात की, क्या नाम था? ये नाम याद रखे, कभी पूछा जा सकता है। पेड्रो अल्वारेज। क्या नाम था? पेड्रो अल्वारेज केब्रेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज केब्रल, जो कि कौन था? यहाँ पे ब्राजील का खोजी था। ठीक है, तो उस समय पुर्तगाल का जो सम्राट जो था उसने मतलब उस समय के खोजी, ब्राजील का खोजी व्यक्ति जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल को के नेतृत्व में, ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज के साथ 13 जहाज और 1200 लोगों का एक बहुत बड़ा बेड़ा भेजा। लेकिन केब्रेल को कालीकट में जमरून को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता? अरब जो थे ऑलरेडी पहले वहां पे व्यापार कर रहे थे, तो उनको अरबों के साथ क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा। केब्रेल ने कोचीन और कन्नौर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। ये कब की घटना है? ये तब की घटना है जब मतलब जमोरिन जो था, सॉरी, जब वास्को डिगामा भारत से व्यापार करके वापस लौट गया था। और जब वापस लौटा तो वहां पे काफी स्वागत किया गया। वहां के राजा को लगा से मतलब जहां पे मतलब चीजें काफी महंगी बिक रही थी और सडन मतलब चीजें काफी सस्ती हो गई। जब राजा को पता चला से कैसे हुआ, तो पता चला वास्को डिगामा जो भारत से जो सामान लेकर आया उससे मतलब काफी सस्ती मतलब चीजें हो गई। अब वास्को डिगामा को काफी 60 गुना आई थिंक मुनाफा प्राप्त हुआ था। ठीक है, चीजें जो यहाँ से लेकर गया था।
उसके बाद ब्राजील का उस समय का जो सम्राट जो था उसने मतलब नाविक को ढूंढा जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज, और वहां पे साथ में बार्थोलोम्यू डियाज के साथ 13 जहाज और साथ में 1200 लोगों का मतलब टीम जो था भारत भेजा। ठीक है, लेकिन भारत जब पहुंचता तो अरबों के साथ क्या हो जाती है, इनकी युद्ध हो जाती है, क्योंकि अरब जो देखते हैं यार ये लोग कहाँ से आगे, व्यापार तो हम लोग पहले से कर रहे थे, तो क्या होता है अरबों के साथ संघर्ष होता है। केब्रल ने कोच्चि और किन्नौर में व्यापार सुरक्षित करने के लिए कालीकट को छोड़ दिया। वो काफी बड़े मुनाफा के साथ फिर से मतलब क्या होता है, फिर से मतलब क्या लौटा तो लिस्बन लौटा। लिस्बन जो थी पुर्तगाल की राजधानी थी। अब यहाँ पे आप देखोगे सारा झगड़ा लड़ाई जब हो रहा था तो यहाँ पे जमोरिन जो था वो काफी अधिक परेशान हो गया, क्योंकि उसका राज्य जो था शांति का राज्य था, कहीं पे किसी प्रकार की झगड़ा पहले नहीं हो रही थी। लेकिन अब पुर्तगी जो चले आए, पुर्तगी जो वापस आए, और साथ में मतलब यहाँ पे देखोगे तो पहले से अरब व्यापारी व्यापार कर रहे थे। ठीक है, तब सीधा सीधा संघर्ष पुर्तगालियों का अरबों के साथ होने लगा। और इसमें मतलब तकलीफ किसको हो रही थी, तकलीफ जमोरिन की हो रही थी, क्योंकि यह मतलब कालीकट पे या फिर जमोरिन को जो राज्य जो थे वहां पे व्यापार करने के लिए आपस में मतलब लड़ रहे थे। ठीक है, तो बास्को डिगामा अक्टूबर 1502 में फिर से मतलब कालीकट आया। व्यापार एवं विजय हेतु नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। ठीक है, जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। शुरू में तो जमोरिन ने स्वागत किया था, लेकिन बाद में पुर्तगालियों के संबंध अच्छे नहीं रहे। ठीक है, पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया। मतलब इनका एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरह से यहाँ से अरब व्यापारी जो है उनको यहाँ से हटाओ, ताकि मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे अपना क्या करें व्यापार शुरू करें। ठीक है, यहाँ तक उनका उत्पीड़न भी किया गया। अब उत्पीड़न कैसे होता था, जो जहाज जो थे समुद्र में हिंद महासागर में वो जहाज को डुबो दिया गया। उस जहाज में महिलाएं होती थी, बच्चे भी होते थे, यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा के लिए जो जहाजें जो जाती थी, हज वगैरह के लिए जो जहाजें जाती तो उनको भी डुबो दिया जाता था। तो काफी अधिक जो था क्या था, एक झगड़ा का कारण बन गया अरब और पुर्तगाली के बीच में। रीजन क्या था, तो रीजन जो था व्यापार था। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों पर, ठीक है, कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम करना चाहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रमुख नौसेना का अड्डा जो था वहां पे कब्जा करना चाहते थे। कब्जा का मतलब क्या होता, पूरी तरीके से उसको कंट्रोल कर लेना। अब वहां से जो भी जहाज गुजरेगा उनसे मतलब क्या करना, पैसा लेना। ठीक है, मतलब एक तरह से टोल का इन्होंने मतलब काम कर दिया। ठीक है, टोल समझते हैं ना, टोल क्या होता है, मतलब इन्होंने समुद्र के अंदर मतलब क्या किया, एक अपना एक अ, अ, अड्डा स्थापित कर लिया, और जो भी जहाज वहां से गुजरती थी उनसे मतलब क्या करते थे, टोल लेते थे। तो आगे चल के एक आगे चल के इन्होंने एक नीति भी लेकर आया, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिरौती ऐसे व्यापारिक स्तर या अड्डे होते थे जहां नौसैनिक बेरों को सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है, अब इनका कहना था से देखो, तुम अरब व्यापारी हो, ठीक है, चाहे तुम कुछ भी हो, ठीक है, तुम यहां से जाओ, तुम हमें फिरौती दो। अगर तुम नहीं फिरौती दोगे तो तुम्हारे जहाज को डुबो दिया जाएगा। मतलब तुम हमें फिरौती दो ताकि हम तुम्हें क्या देंगे, सुरक्षा देंगे, ताकि तुम सुरक्षित रहो। तो इसलिए लेते थे। पुर्तगालियों ने अपने पार्स पार समुद्रीय विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा, इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखें कालीकट का जो हिंदू शासक जो था जमोरिन था। जमोरिन हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित था। जब जमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया तब पुर्तगालियों ने वहां पे गोलीबारी की। ठीक है, जमोरिन के साथ ही समझौता करना चाहते थे। तो जमोरिन जो थे, ठीक है, अरब को क्या करें, यहाँ से पूरी तरीके से मतलब क्या करें, हटा दें, और हमारे साथ केवल व्यापार करें। और जमोरिन के कहना था से भाई साहब, अरब से हम बरसों से व्यापार करते हुए आ रहे हैं, उससे तो हमको प्रॉफिट हो ही रहा है, अरब से हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, तो हम उसको क्यों हटाएं। तो इसी बात से लेकर जमोरिन और मतलब क्या होता है, जमोरिन और बात करेंगे क्या नाम है इसका, तो पुर्तगालियों के बीच में मतभेद हो जाता है। तब पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई से पूर्वक कोच्चि और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया। ठीक है, कोच्चि और कालीकट के राजाओं के बीच में शत्रुता थी एवं कोच्चि के राजा मालाबार क्षेत्र में अपना किला बनवाया। 1509 में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलुक द्वारा भेजे गए जहाजी बेरों को पराजित करके द्वीप पे अधिकार कर लिया। ठीक है, द्वीप था उस पर अधिकार कर लिया। 1509 में पुर्तगालियों ने किसे हराया, तो मिस्र के शासक ममलुक के द्वारा जो जहाजी बेरे भेजे गए थे उनको हराया गया। और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इनको तब हाथ लगती है जब 1510 में इन्होंने क्या किया, गोवा पे अधिकार कर लिया। तो गोवा पे 1510 में इन्होंने अधिकार कर लिया। हालांकि गोवा पे 1510 में अधिकार करते हैं, ठीक है, लेकिन राजधानी गोवा इनकी कब बनती है, तो 1530 में राजधानी इनकी गोवा बनती है। ठीक है, अधिकार कब किए, 1510 में, राजधानी कब बनी, 1530 में। ठीक है, स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा
हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में, ठीक है, फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्र क्षेत्र में एक छत्र बादशाह हो गया, जिसे एस्टाडो द इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। एस्टाडो द इंडिया की बात करेंगे तो पुर्तगीज कंपनी का नाम था। अब यहाँ पे स्पेन का भी रोल आता है, लेकिन स्पेन जो था ना, वहां का जो सम्राट जो था, एक संधि होती है यूरोप में, एक संधि होती है, संधि का नाम एक्चुअली मैं भूल रहा हूँ। उस संधि में ये था भाई साहब, हिंद महासागर में अपने हितों को स्पेन जो था पूरी तरीके से मतलब क्या करेगा, छोड़ देगा और अपने आप को सुदूर पूर्व में, ठीक है, मतलब एकदम ईस्टर्न में फिलीपींस तक ही अपने आप को सीमित रखेगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी अरबों का इन्होंने मार के भगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे इनका क्या था, पूरी तरीके से इनका एकछत्र राज हो गया, क्योंकि स्पेनिश भी भागे, अरब भी भाग गया। तो इस तरह से हिंद महासागर पे इन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, एक अपना केंद्र स्थापित कर लिया। इनकी जो कंपनियां जो थी एस्टाडो डो इंडिया के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात कैसे हुआ। तो पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में गवर्नर नियुक्त किया। उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल भी प्रदान किया गया, ठीक है। ऐसे जो बात करेंगे तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा नवनियुक्त गवर्नर थे, ठीक है। ध्यान रखें, अल्मेडा की बात करेंगे, नवनियुक्त क्या थे, गवर्नर थे। तो भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया। तो भाई साहब किसी भी तरह भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को क्या करो, बेहतर करो, उनको अच्छा करो, और अदन और मुझ और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। तो अरबों का जो व्यापार जो होता पूरी तरीके से क्या करो, उनको बर्बाद करते हो, ठीक है। उसे अंजा दीवा द्वीप का नाम है, कोच्चिन, किन्नौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। तो वहां पे क्या करो, किला बनाओ, ठीक है। बेनिस में घटते व्यापार पर नजर रखते हुए, जिसका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, ठीक है। अब बेनिस जो था व्यापार कर रहा था, लेकिन पुर्तगालियों का यहाँ पे हस्तक्षेप काफी अगर बढ़ गया था, तो बेनिस का भी व्यापार मतलब क्या था, खतरे में था। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, यहाँ से पुर्तगाली अपने आप को काफी अधिक क्या करेंगे, एक्सटेंड करना शुरू करेंगे। तो मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। डी अल्मेडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना था, ठीक है, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगालियों स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना में संयुक्त रूप से द्वीप से हटाकर समुद्री युद्ध में हरा दिया था। तो एक 1500 युद्ध में लड़ाई भी हुई थी। तो इसमें पुर्तगाली जहाजी बेरा जो था, उसको मिस्र की और गुजरात की नौसेना ने संयुक्त रूप से क्या किया था, पराजित किया था। और इसमें अल्मेडा का पुत्र जो था मारा गया था। 1527 1507 में जो लड़ाई हुई थी, मिस्र और गुजराती जो थे, गुजराती नौसेना जो थी साथ में लड़ रही थी इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अल्मेडा का पुत्र जो था मारा गया था, लेकिन बाद में अल्मेडा ने दोनों नौसेना को पूरी तरह से ध्वस्त करके हराकर मतलब युद्ध का क्या था, बदला ले लिया था, ठीक है। एक लड़ाई कब होती है, तो 1507 में होती है। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, अब यहाँ पे तो पहले तो अल्मेडा आया। अल्मेडा ने क्या किया, बहुत अधिक एक्सटेंड किया, कुछ लड़ाइयां भी जीती, लेकिन सबसे ज्यादा जो इनका जो एक्सटेंड जो होता है अल्बुकर के साथ में होता है, ठीक है, जिसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर। ये अल्फांसो द अल्बुकर को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और ध्यान में रखें, भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया। तो पहले तो अल्मेडा था फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर, लेकिन अल्बुकर्क उसके बाद आते हैं। अल्बुकर्क को मतलब क्या, तो वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अल्मेडा का स्थानीय के पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। अब यहाँ पे पुर्तगाली का काफी अधिक विस्तार भी हो चुका था, इनके पास व्यापक रणनीति भी थी, सेना भी बड़ी थी। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित कर दिए। जितने भी समुद्र के जो प्रवेश द्वार थे ना, सब जगह उसने क्या किया, अपने अड्डे और अपने बेस स्थापित कर दिए, ठीक है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना की निर्णायक भूमिका में द्वितीय गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला गवर्नर कौन हो जाएंगे, अल्मेडा हो जाएंगे, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था। उसके बाद बात करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे तो अल्फांसो दी अल्बुकर की बात करेंगे, तो दूसरे गवर्नर थे। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत में अल्फांसो आम जो था पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था, ठीक है। तो अल्फांसो आम, पुर्तगाली ने बहुत सारा फसल का उत्पादन किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अल्बुकर स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था। अल्बुकर कब आया था भारत में गवर्नर बनकर, 1503 में आया था, ठीक है। और 1509 में उसे मतलब क्या किया गया था, तो उसको अपना वायसराय नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब 1515 ईस्वी तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
तो 1503 में जो आया था एक सेना का अधिकारी था, क्या था, स्क्वाड्रन कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है, कमांडर था 1503 में। 1509 में उसे वायसराय नियुक्त किया गया, ठीक है। 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। मतलब 1509 से लेकर 1515 तक वो भारत का मतलब क्या था, गवर्नर रहा था, ठीक है। इसमें से सबसे प्रमुख इनकी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो 1510 में ये गोवा को जीत लेता है, ठीक है। कहां से जीता है, तो बीजापुर के शासक से मतलब क्या करता है, गोवा को जीतता है, ठीक है। तो 1510 में गोवा को जीता। ये गोवा आगे चल के पुर्तगालियों के लिए बहुत अधिक भूमिका निभाएगी। अब 1530 में आपको ध्यान में रखना है, 1530 में पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ बनती है, गोवा बनती है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। 1530 में गोवा राजधानी बनती है, ठीक है। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी था, ठीक है। यहाँ यहाँ क्या होते थे तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ से पुर्तगालियों का मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे एवं दक्षिण के राजाओं की नीति का भी निरीक्षण करते थे। अब ये क्या करेंगे, पुर्तगाली क्या करेंगे, बहुत सारे दक्षिण के शासकों के साथ मतलब संधि करने लगेंगे। जैसे विजयनगर साम्राज्य के साथ पुर्तगालियों ने दोस्ती कर रखी थी, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के साथ पुर्तगालियों के बहुत अच्छे दोस्ती थे। अब विजयनगर साम्राज्य का जो दुश्मन जो था बीजापुर जो था, उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे, इनका भी बीजापुर के साथ अच्छे संबंध नहीं था। तो दोनों ने आपस में घनिष्ठता बनाकर, ठीक है, दक्षिण के जो छोटे छोटे प्रांत जो थे उनसे मतलब इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया, ठीक है। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने मुख्य भूमि दमन, राजौरी और दाभोल के बंदरगाह ध्यान में रखेंगे में सफल है, ठीक है। अल्बुकर्क ने हिंद, एक चीज और भी देखना है, पुर्तगालियों ने यहाँ पे मतलब क्या था, तो पुर्तगालियों ने यहाँ पे मतलब क्या काम किया, तो हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई, ठीक है। क्या अपनाया, हिंदू किया, विवाह का नीति अपनाया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हिंदू ने बोला था हिंदू महिलाओं के साथ अपने विवाह करो, ठीक है, और साथ में क्या करना है, तो उनके साथ मतलब क्या करना हो, तो यहाँ पे उतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो काफी को ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं से किसने मतलब कौन सी औपनिवेशिक शक्ति ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो इन्होंने मतलब क्या किया, पुर्तगाली मतलब भारतीयों के साथ विवाह की नीति अपनाई। तो ध्यान में रखना किसने अपनाया था, तो पुर्तगाली ने, ठीक है, किसने, पुर्तगाली ने। अगर पूछेगा किस गवर्नर ने मतलब इस नीति को मतलब अनुसरण करने के लिए कहा, तो अल्बुकर्क ने, ठीक है, अल्बुकर्क ने, ठीक है। ध्यान में रखें किसने कहा, तो अल्बुकर्क ने कहा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें मलाक्का और, ठीक है, कुर्मुस, कुर्मुस किसको बोलते थे, ईरान को बोलते थे, ठीक है। तो 1515 में मलक्का और कुर्मुस पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया, ठीक है। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौ सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो देखिए पुर्तगालियों के पास सबसे अधिक पावर क्या था, तो पुर्तगाली के अधिक सबसे अधिक पावर जो था उनका नौ शक्ति था। और नौ शक्ति में नेवी में सबसे ज्यादा एक्सटेंड कब हुआ, तो अल्बुकर्क के समय में होता है, ठीक है। अल्बुकर्क की बात करेंगे, पुर्तगालियों के कितने नंबर के गवर्नर थे, दूसरे नंबर के गवर्नर थे। शासनकाल कब से कब था, तो 9 से लेके 1509 से लेके 15 तक था, ठीक है। लेकिन भारत कब आया था, तो 1503 में आया था, एक नौसेना अधिकारी के तौर पे आया था। तो अल्बुकर्क से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था, गोवा पे कब जीता था, तो 1510 में जीता था। किससे जीता था, बीजापुर के शासक से गोवा को जीता था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो किसने अपनाई थी, तो पुर्तगालियों ने। किस औपनिवेशिक शक्तियां ने बोला था भाई भारत में कुछ भी करो लेकिन भारत की महिलाओं से विवाह नहीं करोगे, ब्रिटिश ने। ब्रिटिश ने कह रखा था सब भारत की महिलाओं से तुमको विवाह नहीं करना है, ठीक है, हाँ संबंध रख सकते हो, लेकिन पुर्तगालियों ने बोला से तुम विवाह करो, ठीक है। तो इस तरह के नीति में दोनों में अंतर था। पुर्तगाली जो थे व्यापार के साथ साथ क्या करते थे, तो ये थोड़ा क्या करते थे, अपने धर्म का भी प्रचार करते थे। ये कन्वर्जन भी बड़े पैमाने पे किया। जब गोवा के जब इन्होंने जीता तो गोवा में लोगों का धर्म परिवर्तन भी बड़े पैमाने पे करवाया। फिर जहां भी पुर्तगाली गए तो उन्होंने बड़े पैमाने पे क्या करवाया, बंदूक के दम पर क्या करवाया, तो धर्म परिवर्तन करवाया। तो ये धर्म परिवर्तन के लिए भी जाने जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कि गोवा पे कब्जा की बात करेंगे तो 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पे आसानी से कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पतन था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपीय के अधीन है। अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर कहते हैं, तो यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र का नाम बताइए जो कि यूरोपीय के अधीन आया था, तो गोवा। मलक्का पर 1511 में पुर्तगालियों का प्रभुत्व कायम हो चुका था। गोवा, मलक्का, ये सब काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था। इस सब पे कब्जा होने पे समुद्र पे कब्जा करना काफी अधिक क्या हो गया, आसान हो गया। लाल सागर के मुहाने पे स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा में सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि के नए किले स्थापित किए गए, सबके सब पुर्तगालियों के द्वारा। जावा, थाईलैंड, पेगु, पेगु बर्मा को बोलते थे, इत्यादि में भी संपर्क स्थापित किए गए। 1518 ईस्वी में पुर्तगालियों ने चीन के
ठीक है, संचाओ द्वीप पर भी बस्ती बनानी शुरू कर दी। पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, 1531 में चाउल पे, 1532 में दीप में, 1534 में सालसेट में और बेसिन। ठीक है, 1536 में कैगरानोर तथा मैंगलोर में। होनावर की बात करेंगे, भटकल की बात करेंगे, कन्नौर की बात करेंगे, क्विलोन की बात करेंगे, भावनगर की बात करेंगे। सब के सब क्या था, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली को जो है यहाँ पे स्थापित करके यहाँ पे उनको कारखाने खोले गए थे। तो एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, तो इनमें से कौन सा जगह पे पुर्तगालियों ने अपने कारखाने नहीं खोले थे, तो इन सारे प्रश्नों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ का, सालसेट बेसिन में था, चाउल में था, दमन दी में था, कैगरानोर में था, मैंगलोर में था, पटना में भी था। ठीक है, होनावर की बात करेंगे, भटकल हो गया, कन्नौर होगा, क्विलोन हो गया, ठीक है, भावनगर हो गया, सबके सब पश्चिम भारत के हिस्सा थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, मतलब क्षेत्रों पे कब्जा जमा कर इनमें से कुछ क्षेत्रों में क्या किया उसने कारखाने खोले। अब कारखाना क्या होता था, कारखाना और फैक्ट्री क्या था मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इसको बात करते हैं। ठीक है, उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण प्रारंभ कर दिया, दुर्ग मतलब घेरना शुरू कर दिया, और कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट के द्वारा नियुक्त होता था। कारखाना की बात करेंगे तो कारखाना का मतलब ये नहीं था, ठीक है, से यहाँ पे कोई सामान बनता था। क्या बनता था, कारखाना जो अभी आप फैक्ट्री जो आप समझते हो, फैक्ट्री में क्या होता है, सामान तैयार होता है, मार्केट में बिकती है। लेकिन उस समय क्या था, एक चार दीवारी होता था। क्या होते थे, चार दीवारी होते, तो वहां पे क्या होते थे, कमरे होते थे। यहाँ पे पुर्तगाली जो व्यापार करते थे या फिर कोई भी उपनिवेशी कंपनियां जो व्यापार करती थी, तो यहाँ पे क्या करते थे, अपने सामान को ला ला कर मतलब रखते थे। ठीक है, सामान के ला ला के रखते थे। जब ये पूरा भर जाता था, मतलब एक जहाज के द्वारा ले जाने के लायक होता था, क्योंकि जहाज तो काफी बड़ा था, तो फिर उसको क्या करते थे, अपने अपने देश भेज देते थे। जब पुर्तगाली के कारखाना में भर गया तो उसको जहाज पे लाद के लिस्बन भेज दिए, ब्रिटिश का था लंदन भेजते थे। तो इस तरीके से होता था। तो ये जो एक बार में नहीं सामान खरीदा जाता था, ठीक है, मान लीजिए से एक महीना, डेढ़ महीना, दो दो महीना लग जाता था। जब पूरे तरीके से जब सब कुछ जब रेडी हो जाता था, तब इसको भेजने की क्रिया होती थी। तो इसमें देखने कभी कभी ना इस पे हमला हो जाता था। लोकल जो लोग जो थे वो क्या करते थे ना, इस पे हमला वगैरह करके लूट पाट लेते थे। तो इन्होंने मतलब क्या किया, पहले तो फैक्ट्रियां खोली, फैक्ट्रियां कोठियां स्थापित की। और ये सारे के सारे जो देखो कहीं ना कहीं कहाँ पे होता था, जहां पे पानी का स्रोत हो, मतलब नदी के किनारे हो सकता है, समुद्र के किनारे हो सकता है। नहीं, क्योंकि समुद्र के किनारे होगा तब ना यहाँ से मतलब सामान को आसानी से जहाज पे लाद के ले जाएंगे। तो इस तरीके से फैक्ट्री स्थापित की जाती थी। और जब यहाँ पे इन लोगों ने बहाना क्या बताया, तो भाई साहब लोकल लोग या फिर डाकू वगैरह क्या करते हैं, लुटेरे वगैरह हमला कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सैनिक रखेंगे। तो इसको सुरक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया, सैनिक स्थापित करना शुरू कर दिया। सैनिक स्थापित करना शुरू कर दिया, तो जो उस समय के तत्कालीन शासक थे उनको दिक्कत हुआ, भाई साहब तुम किला बना रहे हो तो अपना सैनिक रख रहे हो, तो हमारे कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता पे तो चोट है। तो इस वजह से उन्होंने विरोध किया। लेकिन इन्होंने बोला से नहीं, हम सैनिक आपसे लड़ने के लिए नहीं बना रहे, हम तो अपने किला की रक्षा करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इन्होंने किला के रक्षा के नाम पर धीरे धीरे अपना सैन्य ताकत भी भारत में क्या किया, बढ़ाना शुरू कर दिया। जगह जगह पे इन्होंने क्या किया, अपने किले बना लिए। हर समुद्री जगह जो था या फिर नदी के किनारे इन्होंने क्या किया, अपने अपने किले बनाए। ठीक है, तो इस तरह से भारत में फैक्ट्री या फिर किला का स्थापना इन लोगों ने किया। और इसका उद्देश्य क्या था, व्यापारिक हितों का लाभ करना। लेकिन बाद में जाके एक किला को मतलब उन्होंने सैन्य रूप में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे पुर्तगालियों का व्यापार पे प्रभुत्व किस प्रकार से था। तो पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पे स्थित मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों में वस्त्रादि वस्तु इकट्ठा करते थे। तो मतलब पुर्तगाली जो था वस्त्र का भी व्यापार करता था, यहां से ले जाते थे। यहाँ का मतलब कॉटन की बात करेंगे, काफी अधिक यूरोप में डिमांड थी। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम पुर्तगालियों का प्रमुख बंदरगाह था। तो नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, पुलिकट किसका प्रमुख बंदरगाह था, पुर्तगालियों का प्रमुख बंदरगाह था। नागपट्टनम के उत्तर में, ठीक है, सैंथोम, मैलपुर में पुर्तगालियों की बस्ती थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सैंथोम की बात करेंगे, पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों के 1536 में चटगांव और सटगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको मार्क कर लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिएगा। बंगाल का उस शासक का नाम बताइए जिसने पुर्तगालियों के 1536 में फैक्ट्री खोलने की मतलब इजाजत दी थी। उसका नाम था महमूद शाह। और कहां पे फैक्ट्री खोला गया, चटगांव और सटगांव में। हालांकि चटगांव और सटगांव की बात करेंगे तो आज बांग्लादेश में पड़ता है। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में कारखाने खुले। ठीक है, तो हुगली में जो कारखाने खोलने की अनुमति जो दी थी, जो कि मतलब हुगली नदी के तट पे पश्चिम बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था,
वहां पे आप देखो कारखाने खोलने की अनुमति अकबर ने दी थी। शाहजहां ने फरमान के माध्यम से बुंदेल में कारखाने खोलने की अनुमति दी है। 16वीं सदी में दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा, ठीक है। अब 1506 में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया। तो मसाला का व्यापार काफी अधिक होता था, मसाला का काफी अधिक डिमांड था यूरोप में, ठीक है, क्योंकि वहां पे यूरोप में मसाले का डिमांड, रीजन क्या था, देखेंगे यूरोप में शुरू से ही मसाला, यहाँ पे मसाला का डिमांड बहुत ज्यादा, गोल मरीच का भी डिमांड बहुत ज्यादा था, मसाले का भी काफी अधिक था, क्योंकि यूरोप का जो खान पान जो था ना ज्यादातर मांस पे आधारित था, क्योंकि खेती तो वहां पे होती नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, मांस ज्यादा खाते हैं। अब मांस को क्या था, मांस के लिए मसाला चाहिए था, क्योंकि मांस में क्या था, काफी अधिक टेस्ट ला देता था मसाला, इसलिए यूरोप में मसाले का डिमांड काफी काफी अधिक था, ठीक है। काली मिर्च जिसको बोलते थे, काली मिर्च का भी डिमांड काफी अधिक था। रीजन क्या था, यूरोप का जो खान पान जो था ज्यादातर क्या था, लोगों का मांसाहारी था। मांसाहारी खाने में मसाला का डिमांड था, मसाला डालने के बाद वो खाना अधिक समय तक रहता भी था, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट था, इस वजह से यूरोप में मसालों की डिमांड थी। तो मसाला का जो व्यापार था यूरोप पुर्तगालियों ने अपने अधीन कर लिया। दूसरी तरफ पुर्तगालियों अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भिड़ गए। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाजों की नई तरीकों से पैसा वसूल किया गया। इनमें प्रमुख थी काटेज व्यवस्था। अब काटेज व्यवस्था कहीं थी, जब आप गाड़ी से जाओगे, ठीक है, बस से जाना या फिर आप देखना कहीं कार वगैरह से जाते हो, तो देखिएगा जगह जगह पे क्या टोल टैक्स लगा हो रहता है, ठीक है। टोल टैक्स लगा रहा था, मतलब आपने क्या किया, रोड का जो सर्विस का जो यूज किया है, अब इसको पार करने के लिए आपको टोल टैक्स दो, 200-300 रुपया जो भी होगा टोल टैक्स आपको देना पड़ता है। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, समुद्र में टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, समुद्र को पूरी तरीके से क्या किया, अधिकार कर लिया। बोला से अगर तुम्हारा जहाज अगर यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे अड्डा है, मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा। जैसे ही तुम्हारा जहाज जाएगा, तुम जहाज टोल टैक्स दो। अगर तुम टोल टैक्स अगर नहीं दिए तो तुम्हारे जहाजों को मतलब क्या किया जाएगा, डुबो दिया जाएगा। मजबूरन क्या था, टोल टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि इनकी नेवी जो थी काफी अधिक मजबूत थी। ये लोग इतने नमक हराम थे, इन्होंने अकबर से भी टोल टैक्स वसूला, ठीक है। अकबर जो था उसमें मुगल शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। तो मुगल शासकों से भी इन्होंने बोले से भाई साहब टोल टैक्स हमें दो, ठीक है। मुगलों से भी इन्होंने टोल टैक्स मतलब वसूलना मतलब क्या किया, प्रारंभ किया। हालांकि मुगलों की जहाज जब जाती थी तो एक दो जहाज शासक के नाम पे छोड़ देते थे, लेकिन जब ज्यादा संख्या में जाती थी तो उनसे भी मतलब क्या करते थे, टोल टैक्स वसूलते थे। इस नीति को इन्होंने कौन बोला, काटेज व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था, तो काटेज व्यवस्था। काटेज व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, तो मतलब जहाज जब जाती थी समुद्र से तो उनसे पैसा वसूल किया जाता था। तो भाई तुम पैसा दो तब तुमको सुरक्षा देंगे, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम देख लो, तुम्हारा जहाज डूब भी सकता है, ठीक है। और इसको डर के देना पड़ता था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस लेना पे पास लेना पड़ता था, ठीक है। तो भारतीय जहाज के जो कप्तान जो थे उनको गोवा के जो वायसराय थे उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो लाइसेंस लेने का मतलब क्या, तो चलो 3 महीना 4 महीना तक एक बार पैसा दे दिया फिक्स हो गया, या फिर पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाजों पर हमला नहीं करते थे। अगर अब नहीं लोगे तो क्या होता था, आप पे हमला किया जाता था, लूट लेते थे उनको। पुर्तगालियों ने समुद्र पे वर्चस्व रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण था, मुगल शासकों कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया। रीजन क्या था, सब मुगल का कोई भी जो जगह जो था, मुगल का कोई भी राज्य जो था, आप देखोगे समुद्र से उनकी सीमा नहीं लगती थी, ठीक है। हालांकि 1572 और 73 में, ठीक है, उन्होंने जो गुजरात को जीता, तो गुजरात को देखने के जीतने के बाद आप देखोगे तो अकबर सबसे पहले समुद्र को भी गुजरात में ही देखा था, और सबसे पहले नौसेना बनाने की जो सोचा जो था वो भी गुजरात विजय के बाद ही सोचा था। तब मुगल का कोई सीमा ही समुद्र से नहीं लगता था, इसीलिए कभी भी मुगलों ने, ठीक है, नौसेना बनाने के विचार भी नहीं सोचा, ठीक है। और पुर्तगालियों का क्या था, तो पुर्तगालियों का नौसेना बहुत बढ़िया था, बेहतरीन था, उत्कृष्ट क्लास का था। तो इस वजह से मतलब पुर्तगालियों का समुद्र पे क्या हुआ, एक अधिकार हो गया। तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। अब दक्षिण में क्या था, दक्षिण में क्या था, दक्षिण में समुद्र है, तो दक्षिण में मुगलों का तो प्रत्यक्ष नियंत्रण था नहीं, ठीक है। मतलब दक्षिण में इनके कंट्रोल में था लेकिन डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि वहां के शासक क्या थे, स्वतंत्र थे। हालांकि मुगलों की बात वो मानते थे, तो उन्होंने कभी भी दक्षिण में समुद्र दक्षिण के शासक इतने मजबूत थे नहीं मुगलों को कंपेयर में। अब मुगल अगर मजबूत था तो इनके पास कोई नौसेना नहीं था, तो इस वजह से पुर्तगाली जो था काफी अधिक मतलब नौसेना के लेकर ऊपर चला गया। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो। अब देखेंगे पुर्तगाली व्यापार करना चाहते थे, भाई हम तो आपके साथ व्यापार करेंगे, तो क्या करोगे व्यापार, करेंसी अगर मान लीजिए नहीं है तो आपके पास मतलब समझिए आटा है, तो हम बोलेंगे सुनो आप आटा ले लो और मुझे
अब मैं आपको चावल दे देता हूँ, ठीक है, तो बोलोगे ठीक है चलो आटा का चावल से व्यापार हो सकता है, ठीक है, आपको आटा का जरूरत है, मुझे चावल का जरूरत है, मेरे यहाँ चावल होता तो मैंने आपको चावल दे दिया, आपके यहाँ आटा होता आप मुझे आटा देते, इसको बोले वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को बदल कर मतलब क्या होता था, व्यापार होता था, ठीक है, लेकिन पुर्तगालियों के पास ऐसा कुछ तो था नहीं, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए पश्चिम से सोना चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। अब यहां से उनको क्या खरीदना, मसाला खरीदना था, यहां से उनको चाय खरीदना था, यहां से उनको कॉटन खरीदना था, देंगे क्या, वहां पे तो यूरोप में तो कुछ होता नहीं, तो क्या देते थे हमें, सोना देते थे, चांदी देते थे, बहुत सारे बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। मालाबार और कोंकण तट में सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था, ठीक है, मसाला में मालाबार से अदरक, दालचीनी, राहर, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि का निर्यात होता है। अभी भी आप मालाबार का क्षेत्र जाओगे, केरल भी अभी मसाला के उत्पादन में विश्व भारत में प्रथम स्थान रखता है, उस समय भी होता था। उत्तरी ध्यान रखें, उत्तरी पश्चिमी भारत से एक प्रकार का ताफ्ता क्या था, एक प्रकार का कपड़ा होता था, चिंटस ये भी एक प्रकार का कपड़ा था, इत्यादि पुर्तगाल ले जाते थे, ठीक है। जाटा मांसी बंगाल से लाया जाता था, ध्यान में रखेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा की जाती थी। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूजेडो भारत भेजने का निर्णय लिया था, मतलब इतना ज्यादा व्यापार जो था एक्सटेंड हो चुका था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पुर्तगालियों ने फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों में गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत से लाते थे, तो ये सारे वस्तु को क्या करते भारत से ले जाकर यूरोप में बेचते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोची एवं गोवा बंदरगाह पे लाए जाते थे। तो पुर्तगालियों का व्यापार जो था भारत से बहुत अधिक बढ़ गया था, खास करके काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था, ठीक है। तो काली मिर्च का काफी अधिक मतलब क्या था, डिमांड था, काली मिर्चों से व्यापार से काफी अधिक लाभ होता था। यूरोप में काली मिर्च का डिमांड क्यों था, मैंने बता दिया, क्योंकि वहां पे लोग जो थे मांस ज्यादा खाते थे, क्योंकि फसल क्या होती थी, कम होती थी, या मांस जब ज्यादा खाओगे तो साथ में क्या चाहिए, उसके लिए मसाले चाहिए, तो काली मिर्च का डिमांड काफी अधिक अधिक था, ठीक है। इस प्रकार पुर्तगालियों ने केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने का भी कार्य का भी लाभ उठाया, ठीक है। आप क्या करते थे, यूरोप के अन्य देशों का भी व्यापार करना पड़ता था, या फिर विभिन्न एशियाई देश, मतलब आप जब चीन का व्यापार भारत के साथ करना है तो इसमें बिचौलिया का भी काम इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो दो देशों के व्यापार में भी ये लोग क्या करते हैं, मिडिल मैन की भूमिका करते थे, तो उनसे भी इनको लाभ हुआ, और भारत के साथ तो मसाले के व्यापार करके इन्होंने अधिक से अधिक लाभ उठाया ही, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे भारत में पुर्तगाली प्रशासन किस तरीके से काम किया, भारत में पुर्तगाली प्रशासन का क्या रोल था, इसको देख कर आइएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट जो है उसको भी कवर करना है। हालांकि जब ये पुर्तगाली पूरा जब खत्म हो जाएगा तो पुर्तगाल को लेकर मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ के आया कीजिएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगेगी उसको आपको मार्क करके उसको लिख लेना अपनी किताब में, ठीक है। जब भारत में पुर्तगाली क्या चीज का व्यापार करते थे, पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ पे थी, ठीक है, कार्टेज प्रणाली क्या थी, ठीक है, कार्टेज प्रणाली क्या थी उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द्वीप के पद कब अधिकार किया, गोवा पे कब अधिकार किया, सालसेट बेसिन पे कब अधिकार किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चीन में मतलब चीन के मतलब किस द्वीप पे इन्होंने अपना बस्ती बसानी शुरू कर दी थी, संचाओ द्वीप पे, ठीक है। तो इन सारे प्रश्न, गोवा पे कब कब्जा किया, गोवा पे कब्जा करने को गवर्नर कौन था, वायसराय कौन था, अल्बुकर का शासनकाल क्या है, अल्मेडा का शासनकाल क्या है, तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बाकी जो है जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं नोट्स भी दूंगा इस पे, और साथ में आपको क्या देंगे, नोट्स